गुड मॉर्निंग। हमने कल यहाँ पर ये चैप्टर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओवेरियन फंक्शन खत्म किया, छोड़ा था, खत्म नहीं किया था, छोड़ा था फर्स्ट पार्ट में। अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा जननांग के जनन तंत्र के कौन कौन से कुछ अवयव होते हैं, ठीक है, कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं, उसकी थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी हमने देखी कि भाई ओवरी कैसा था, उसमें क्या क्या बनता था, उसका फंक्शन क्या था, यूट्रस क्या था, फेलोपियन ट्यूब्स क्या था। ओजेनेसिस की क्रिया भी एक पासिंग रेफरेंस के रूप में हमने पढ़ लिया था, हालांकि ओजेनेसिस का इस चैप्टर से कोई लेना देना था नहीं। आज हम आपके सिलेबस के हिसाब से जो एक्चुअल टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ओवेरियन फंक्शन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप पीछे वाला जो लेक्चर था उसको तो आप कॉन्सेप्ट के रूप में अपने दिमाग में जरूर रखें, लेकिन जो चीज आपको लिखनी है एग्जाम में वो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम मेरे ख्याल से मैं डिस्कस कर थोड़ा सा वो बहुत बता चुका था आपको। सो नेक्स्ट, तो बेसिकली देखिए हार्मोन्स तो वैसे कई होते हैं, और जितने आप लिटरेचर पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रजनन की क्रिया है, उसमें दर्जनों हार्मोन्स और कुछ को फैक्टर्स और दूसरी चीजें आके लगती हैं जो अलग अलग तरह की क्रिया को संपादित करती है। और अब तो क्या है कि सारा अध्ययन मॉलिक्यूलर स्टेज पे होता है, तो प्रत्येक जीन जो प्रोटीन बनाता है उसको, जीन को एक्टिवेट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कैसे जेनेटिक रेगुलेशन, तो उसकी भी बात होती है। लेकिन अभी आपके सिलेबस या आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर से बहुत आगे की बात है, लेकिन फिर भी 4 हार्मोन के बारे में तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। और ये चारों हार्मोन्स कौन कौन से हैं? FSH क्या करता है, आपको पता है FSH कहाँ से निकलता है? ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा, हमने टेस्टिकुलर फंक्शन में पढ़ा और कई जगह पढ़ा है। तो FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द स्टिमुलेशन ऑफ द फॉलिकुलर ग्रोथ इन ओवरीज, यानी अंडाशय में जो पुटिकाएं थी, आपने देखा था कि क्या हुआ था कि फॉलिकल्स बने थे, इमेच्योर फॉलिकल बने थे, फिर क्या होता, प्राइमरी फॉलिकल बना था, सेकेंडरी बना था, ग्राफियन फॉलिकल बना था। तो अलग अलग स्टेज के जो फॉलिकल्स हैं, अलग अलग स्टेज की जो पुटिकाएं हैं, उसको ये ग्रो करने में, मैच्योर करने के लिए उद्दीपन देती है। दूसरी बात कि इन्हीं ओवरीज में, या बल्कि कहिए कि इन पुटिकाओं में, ओसाइट्स में कुछ कोशिकाएं थी जिसका नाम हमने देखा था, उसको हमने कहा था ग्रेनुलोसा सेल्स। उन ग्रेनुलोसा सेल से जो एक्चुअल फीमेल हार्मोन है एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोजन, वहां उसका स्राव होता है। तो उस फीमेल हार्मोन के स्राव के लिए भी जो उद्दीपन आता है वो इसी FSH से आता है। LH का काम ये है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल में जब वो मैच्योर करता है, मैच्योर करने के बाद जब रप्चर होता है, टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है कि जो मैच्योर एक परिपक्व अंडाणु उस पुटिका से बाहर आता है, तो उस क्रिया को हम ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो LH का काम है उस अंडोत्सर्ग की क्रिया को कराना। और उसके बाद क्या होता है कि जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल एक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। हमने कल इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन है। हमने आपको यूट्रस का स्ट्रक्चर बताया था, हिस्टोलॉजी बताई थी। तो हमने 3 लेयर बताए थे यूट्रस के, पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम उसके अंदर की लाइनिंग है, अंदर जो ल्यूमेन होता है वहां की जो लाइनिंग होती है वो एंडोमेट्रियम की होती है। और हमने आपको ये कहा था कि जो मासिक चक्र या ऋतु चक्र जो स्त्रियों में, लड़कियों में, महिलाओं में होती हैं, उसमें क्या होता है, उसकी थिकनेस ऊपर नीचे होती रहती है। क्योंकि जब शिशु को इम्प्लांट, बल्कि मैच्योर जायगोट, जब एक बने हुए जायगोट को किसी
युग्मनज को वहां पर इम्प्लांट करना होता है ना, जो वुड बी एम्ब्रियो को जो आने वाले टाइम में जो एक भ्रूण बनेगा, भ्रूण के इम्प्लांटेशन के लिए क्या करना पड़ता है कि वहां पर जैसे कहते हैं ना, खेती करने के लिए, अनाज रोपने के लिए हमें खेत की को तैयार करना पड़ता है, उसी प्रकार से यूट्रस की दीवार जो है इट इज प्रिपेयर्ड, उसको तैयार करना पड़ता है ताकि वहां पर इम्प्लांटेशन की क्रिया हो सके, वहां जो भ्रूण है वो वहां पर क्या कहिए इम्प्लांट हो सके, है ना, हिंदी भूल गया मैं, वहां उसका इम्प्लांटेशन हो सके। लेकिन अगर मान लीजिए कि निषेचन की क्रिया हुई नहीं, कोई जायगोट या युग्मनज बना ही नहीं, इन दैट केस क्या होगा कि फिर वो जो थिकनिंग हुई थी एंडोमेट्रियम में, वो जो थिकनिंग हुई थी ना, वो सारे के सारे उत्तक जो होते हैं उसकी लाइसिस हो जाएगी, उसका लयन हो जाएगा, और जो भी अंदर जो उत्तक बना था, कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ म्यूकस से संबंधित संरचनाएं थी, वो सारी की सारी लयित होकर के ब्लड जैसे एक फॉर्म में क्या होता है कि वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो बाहर आता है, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ऋतुस्राव कहते हैं उसको, ठीक है, वो बाहर आ जाता है। तो एक बार मेंस्ट्रुएशन हो गया तो फिर जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस कम हो गई। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट साइकिल आया, नेक्स्ट साइकिल में अंडोत्सर्ग से पहले तैयारी करनी पड़ती है कि अगर मान लीजिए कि जो अंडाणु निकल रहा है उसमें निषेचन की क्रिया हो गई, तो उस भ्रूण को हम इम्प्लांट कैसे करेंगे, तो फिर से एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनिंग होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये क्रिया, ये साइकिल बार बार चलती रहती, थिकनिंग होती है, दीवार मोटा होता है, फिर अगर निषेचन नहीं होता, युग्मनज नहीं बनता, तो वो उसका लयन होकर बाहर निकल जाता, ये क्रिया होती। तो बेसिकली अंडोत्सर्ग के टाइम पे या अंडोत्सर्ग के समय उसमें थिकनिंग शुरू हो जाती है, जो यूट्राइन लाइनिंग है यानी कि जो गर्भाशय की जो दीवार है वो थोड़ी सी मोटी होने लगती है, एंडोमेट्रियम उसका मोटा होने लगता है। और तो ये काम जो एंडोमेट्रियम को तैयार करने का काम करता है जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के और भी फंक्शंस हमने आपको बताए थे कि ये मसल्स और बोन के भी ग्रोथ को उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके लिए जिम्मेदार होता है ना। और एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच का काम ये था कि फॉलिकल पर जाकर के एस्ट्रोजन का स्राव कराना। लेकिन अगर एस्ट्रोजन का स्तर ब्लड में या वहां पर एक स्तर तक आ गया, एक समुचित स्तर तक आ गया, तो फिर अब एफएसएच और एलएच की आवश्यकता है नहीं। तो फिर हमने आपको बताया था कि एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए ये हार्मोन क्या करते हैं कि वो फिर एफएसएच और एलएच का जो स्राव है उसको रोकते हैं, है ना। और साथ ही साथ एस्ट्रोजन एक और काम करता है। बेसिकली जो एलएच है, एलएच जो है वो आपको पता है कि वो ग्राफियन फॉलिकल पर असर करके ओव्यूलेशन की क्रिया करता है। तो एफएसएच और एलएच को ये फिर एक तो एफएसएच और एलएच ने कोशिकाओं को पहले उद्दीपित किया ताकि एस्ट्रोजन स्रावित हो सके, लेकिन एस्ट्रोजन स्रावित हो जाएगा तो ये फिर क्या करेगा कि एफएसएच और एलएच को उद्दीपित करता है प्री ओव्यूलेशन की क्रिया के लिए, यानी कि अंडोत्सर्ग से पहले की क्रिया के लिए। प्रोजेस्टेरॉन हमने कल आपको बहुत जोर देके बताया था कि अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो गर्भावस्था जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी, गर्भपात हो जाएगा, ओवर्सन हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन का एक काम तो ये है कि यूटेराइन लाइनिंग को, यानी कि यूट्रस की दीवार, गर्भाशय की दीवार को ये थिक करता है, नंबर 1 एंडोमेट्रियम को थिक करता है। दूसरा कि इसका जो मेन काम वो है ये है कि वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो क्या करेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा और उससे लगातार प्रोजेस्टेरॉन, ये बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम को तो खैर स्टिमुलेट वो करता है, क्या कहते हैं कि दूसरा हार्मोन होता है, मैं बात करूंगा। इसका काम है गर्भावस्था को बनाए रखना। क्या करना? गर्भावस्था को बनाए रखना। बहुत सारे ऐसे पिल्स जो एबॉर्शन पिल्स होते हैं कि महिलाएं गर्भ धारण नहीं करना चाहती और वो चाहती हैं कि हम गर्भ धारण करने से बचे, तो अक्सर जो टैबलेट्स होती हैं जो उसको एंटी एबॉर्शन पिल्स बोलते हैं हम, उसमें वो दवाएं होती हैं जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कम करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन को चेक करती हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन चेक हो जाएगा तो प्रेगनेंसी ठहरने का मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है।
गर्भावस्था को मेंटेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मैं कुछ दो ये जो स्लाइड है, इस दोनों स्लाइड को आप दिमाग में छाप लो, बल्कि किताब पर लिख करके। ये दोनों, एक जो अभी वाली स्लाइड बता रहा हूँ और अगले वाली स्लाइड बता रहा हूँ, इन दोनों को आपने दिमाग में बिठा लिया तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। ये समझो आप, ठीक है। सबसे पहले हम बार बार क्या बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस होता है जी, ब्रेन के किस पार्ट में कहाँ होता है बता चुके हम आपको। उससे एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहलाता है, या उसको हम GnRH भी कहते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, यानी पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला भाग एडिनो हाइपोफाइसिस है, वहां एक्ट करता है। उससे दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन सा? FSH और LH, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ काम करेगा? ये ओवेरियन फॉलिकल के ग्रेनुलोसा सेल्स पे काम करेगा। कहाँ काम करेगा? ये ओवेरियन फॉलिकल यानी कि अंडाशय में जो पुटिकाएं होती हैं, खास तौर से जो मैच्योर और जो ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है, वहां से ये स्रावित पर ये एक्ट करता है। और उन पुटिकाओं के ग्रेनुलोसा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है? एस्ट्रोजन। एक्चुअली थोड़ा सा ये अमेरिकन और यूरोपियन इंग्लिश का थोड़ा इशू है, अगर वो हटा देंगे तब भी ये सही है ना। इसको एस्ट्राडियोल भी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। जब इसका हम संश्लेषण पढ़ते हैं ना एस्ट्रोजन का, तो हम देखते हैं कि एस्ट्राडियोल का निर्माण होता है। वो संश्लेषण की क्रिया आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा। तो दूसरा हार्मोन है LH। LH जो है वो कहाँ एक्ट करेगा? ये करेगा सबसे पहले LH तो पहला काम तो ये करता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल पे भी काम करता है, लेकिन खैर इस स्लाइड में नहीं दिखाया गया है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए LH जरूरी है। दूसरा, LH कहाँ एक्ट करेगा? LH विल एक्ट ऑन कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम पे जाके एक्ट करता है ये LH, और उसको उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के स्राव के लिए उसको स्टिमुलेट करता है। दूसरा ये स्लाइड, ये बिल्कुल पूरा ब्लूप्रिंट है, जो हार्मोनल कंट्रोल है उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। ये आपने समझ लिया तो सब समझ में आ गया आपको। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है? प्राइमरी फॉलिकल जो होता है उसमें इमैच्योर ओवम होता है। जो हार्मोन निकला था FSH, नाम ही इसका देखो ना आप, नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हालांकि ये FSH मेल में भी रिलीज होता है, लेकिन वहां फॉलिकल नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि फीमेल में ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, उनके मैच्योरिटी के लिए, उनके वृद्धि में ये मदद करता है, इसीलिए इसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इमेच्योर फॉलिकल्स पर काम करता है ओवरी में, और वहां जाकर के ये फॉलिकल का मैच्योरेशन कराता है, यानी कि जो पुटिकाएं होती हैं उसमें परिपक्वन होता है, वो परिपक्व होते हैं। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन निकला था वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था। एक बार जब फॉलिकल मैच्योर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो गया, तो क्या होगा? उसके बाद वो रप्चर होगा और अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन। तो LH के स्टिमुलेशन की वजह से ओवुलेशन हो गया, यानी ओवा रिलीज हो गया। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। ओवा जैसे रिलीज हुआ, उससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि जो यूट्रस की जो यूटेराइन वॉल है, उसकी थिकनेस बढ़ गई है। नाउ इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण के रोपण के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो कहां से जायगोट बनेगा, कहां से भ्रूण आएगा? इन दैट कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि कहीं शादी के लिए कनाज टेंट सारी चीजें लगाई गई, लेकिन हुआ ये कि शादी किसी वजह से नहीं हुई, या कोई फंक्शन होना था वो फंक्शन नहीं हुआ बाय द वे कोरोना की वजह से, तो क्या होगा? फिर सारा वो स्ट्रक्चर थोड़ी बना रहता है पूरे जीवन भर के लिए। फिर वो सारा स्ट्रक्चर हटेगा, कनात तंबू सब उखड़ जाएंगे, सारी जो व्यवस्थाएं टेम्पोररी की गई थी सारी उखड़ के सारे पहले की तरह हो जाते हैं। सिमिलरली, अगर भ्रूण का रोपण नहीं हुआ, भ्रूण का बना ही नहीं, निषेचन हुआ नहीं, भ्रूण बना नहीं, भ्रूण का रोपण नहीं हुआ, तो वो जो थिकनेस आई थी एंडोमेट्रियम में, यूट्राइन की वॉल में, वो क्या होता है? वो गलने लग जाएगा, उसका लयन हो जाएगा,
और लयन करके वहां के टिश्यू जो है मेंस्ट्रुएशन के रूप में, ऋतुस्राव के रूप में बाहर चले जाएंगे। फिर एक बार जब मेंस्ट्रुएशन हो गया, फिर अब नेक्स्ट साइकिल में फिर एंडोमेट्रियम तैयार होगा और मेंस्ट्रुएशन के पश्चात एक नई साइकिल शुरू हो जाती है। अभी हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन जो ओवम है, अगर मान लीजिए कि ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर क्या होगा? यूट्रस तैयार है, बिल्कुल एंडोमेट्रियम तैयार है, वहां पर उसका क्या होगा? एम्बेड कर जाएगा, धस जाएगा, उसका रोपण हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। प्रेगनेंसी जैसे ही यूटेराइन वॉल पर वो एम्ब्रियो जाकर के उसका इम्प्लांटेशन होता है, रोपण होता है, एम्बेड कर जाता है वो, फिर वहां से एक हार्मोन दूसरा निकलता है जिसकी बात हम कर रहे थे, दैट इज HCG, H स्मॉल, C और G कैपिटल। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, यानी ह्यूमन कोरियन से निकलने वाला एक गोनेडोट्रोफिन, ये हार्मोन है। यानी कि जो एम्ब्रियो है, जो विकसित होता हुआ एम्ब्रियो है, वो भी एक एंडोक्राइन रिसोर्स है, वो भी एक कहिए कि अंतःस्रावी अंग के रूप में काम करता है। वहां से HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन निकलता है। उसका काम ये है कि वो क्या करता है कि वो जाता है और वो क्या करता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम तो फॉर्म हो ही गया है। जैसे ही प्रेगनेंसी हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म करने में, मतलब ये कॉर्पस ल्यूटियम को स्थायी कर देता है। ओवम रिलीज होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना था, उसको ये HCG स्थायी रूप दे देता है कि भैया आपको अब रहना है, आपका काम है। अभी 9 महीने तक, जब तक गर्भ में शिशु पलता रहेगा, तब तक गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है, तो आपकी पोस्टिंग यही हो गई परमानेंट। तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये फॉर्म हो गया, प्रॉपर फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। फंक्शनल जो कॉर्पस ल्यूटियम वो क्या करेगा? इट विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। वो क्या करेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। तो मेन तो प्रोजेस्टेरॉन है, इसके अलावा वो थोड़ी बहुत मात्रा में एस्ट्रोजन भी स्रावित करता है, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए आवश्यक होता है। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि कुछ इनहिबिन हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये हम कल बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये ढंग से डुप्लीकेसी है स्लाइड की। तो दो चीजें हैं अब यहाँ पर, जो ओवेरियन हार्मोन दो ही हैं, LH और FSH तो पिट्यूटरी से आए थे। तो जो एस्ट्रोजन होते हैं उसका काम क्या है? एस्ट्रोजन का काम है कि वो एंडोमेट्रियल सेल को तैयार करता है फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि भ्रूण के रोपण के लिए जो गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है उसको वो तैयार करता है। दूसरा कि ये दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड्रियल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फीमेल, यानी कि स्त्रियों में, मादाओं में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसका विकास में योगदान होता है इसका, एस्ट्रोजन का। और ये क्या चीज, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है, ये आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि जब शिशु का जन्म होता है, जो लेबर होता है, उसके लिए में एस्ट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए भी एस्ट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला जो मेन हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, इसको प्रोजेस्टिन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका एक अल्टरनेट नाम है। सो दिस प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। ये गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ जो ब्रेस्ट है, मेमरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथियां हैं, उनको ये तैयार करता है। मतलब गर्भावस्था के दौरान ये देखा जाता है कि जो स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उसके साइज में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो उसमें क्या कहते हैं ग्लैंड्स, जो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारा प्रोलिफरेशन हो जाता है। क्योंकि होगा क्या कि एक शिशु का जन्म होगा, अब शिशु का जन्म होगा तो शिशु को दूध पिलाना पड़ेगा। लैक्टेशन के लिए जो भी आवश्यक अंदर जो प्रिपरेशन होता है ना, उसके लिए जो मेमरी ग्लैंड्स है उसको वो उनमें ग्रोथ होता है, वो उसमें प्रोलिफरेशन होता है, और इस प्रकार से जो ब्रेस्ट है उसको तैयार करता है, स्तन को तैयार करता है दूध बनाने के लिए। जब शिशु का जन्म होएगा
तो लैक्टेशन के पर्पज से उसको ब्रेस्ट को की वृद्धि में भी ये प्रोजेस्टेरॉन मदद करता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि प्रिसाइजली आपके जो सिलेबस में ये लिखा हुआ है, दो चीजें पढ़नी है आपको। एक तो पहली चीज तो ये लिखी है कि आपको स्टडी क्या करना है कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द ओवेरियन फंक्शन, और उसमें स्पेसिफिकली दो चीजें लिखी हुई हैं, एक ओवेरियन साइकिल और दूसरा यूटेराइन साइकिल। अब ओवेरियन साइकिल क्या है ये आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया अब तक में समझ लग गया होगा कि किसी भी फॉलिकल का पहले मैच्योर होना, पहले आपको आपने देखा था कि जो प्राइमोर्डियल वो एग सेल्स से जो ओगोनिया था वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा था, और उसके आसपास एक पुटिका का निर्माण, एक सेल का निर्माण हो गया था। पहले इमेच्योर फॉलिकल बना, फिर मैच्योर फॉलिकल बना, फिर ग्राफियन फॉलिकल बना, फिर अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई। तो कहने का मतलब ये जो ओवेरियन साइकिल तो ये है, जब फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है और अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, ये दिस इज कॉल्ड एज ओवेरियन साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय चक्र बोलते हैं या ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो होती है यूटेराइन साइकिल, यानी कि गर्भाशय का चक्र, जिसको हम ऋतु चक्र या मासिक चक्र वगैरह नाम से, महीना वगैरह के नाम से जानते हैं। तो हमने आपको बता दिया डिटेल में कि दिस एक्चुअली साइकिल प्रिपेयर्स द यूट्रस। ये क्या करता है, यूट्रस को यानी गर्भाशय को क्या करता है, तैयार करता है। इट प्रिपेयर द यूट्रस, जिसकी वजह से अगर यूट्रस प्रिपेयर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो निषेचित अंडा है, वो रिसीव करके उसका इम्प्लांटेशन या रोपण नहीं हो पाएगा। और अगर वो रोपण नहीं होगा तो क्या होगा, रोपण नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा सारा काम। मतलब रोपण नहीं होगा तो मतलब गर्भावस्था तय होएगी नहीं, स्त्री गर्भवती नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अंडे का निषेचन नहीं हुआ, इफ इम्प्लांटेशन डजन अकर, वहां कोई क्या कहते हैं, जायगोट बना नहीं, कोई रोपण नहीं हुआ, तो क्या हुआ, उसका जो फंक्शनल लेयर है, ये एंडोमेट्रियम में हमने कल आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, दो लेयर होता है, फंक्शनल लेयर होता है, बेसल। फंक्शनल लेयर जो एंडोमेट्रियम का होता है वो क्या होता है, सेड, मतलब वो झड़ जाता है, उसका लयन हो जाता है, और वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ऋतुस्राव के रूप में वो शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम ऋतु चक्र कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, एक ढंग से प्रजनन चक्र है जो हर प्राइमेट में पाया जाता है, और ये प्यूबर्टी पर ये शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी का मतलब ऐसे तो तरुणाई है या नवयौवन की अवस्था है, ठीक है, लेकिन यहां हमारा मतलब है कि जब पर्सन, कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी, जब वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, when they are mature sexually, जीवन के पहली अवस्था में, तो उसको जब जीवन में पहले वो जब सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी आ गई। ठीक है, तो प्यूबर्टी के शुरू होने के बाद, उस नवयौवन अवस्था के शुरू होने के पश्चात, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है सारे प्राइमेट्स में देखा जाता है। प्राइमेट्स मतलब कि मनुष्य तो प्राइमेट है ही। प्राइमेट आपको पता है कि एक ऑर्डर है मैमल का, जिसमें लंगूर है, गोरिल्ला है ना, ओरंगुटान है, क्या कहते हैं, बंदर हैं, इस तरह के सारे प्राणी आते हैं। दीज ऑल आर प्राइमेट्स। तो वो हर प्राइमेट में होता है। जो ह्यूमन फीमेल होती है, मनुष्य में जो मादाएं होती हैं, उसमें मेंस्ट्रुएशन जो होता है हर 28 या 29 दिन में शुरू होता है। इट अकर्स ऑन एवरी 28 और 29th डे। और साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी ऋतुस्राव होता है, अंदर से कुछ ब्लड लाइक सब जो टिश्यू है, जो लाइज टिश्यू है, वो निकलता है। ठीक है, और एक बार मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, फिर क्या होता है कि उसका जो यूट्रस है दोबारा अपने आप को तैयार करना शुरू करता है फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो, और तैयार होने का मतलब कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बीच में होता है, मतलब 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद
मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के पश्चात आधे अवस्था में, मतलब 14वें दिन, अप्रोक्सीमेटली 13 से 15 दिन के अंतराल में क्या होता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यानी कि एक ओवम रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि साइकिल तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, उसके बाद बीच में गैप रहा, गैप के दौरान बीच में 13वें से 15वें दिन, एग्जैक्टली 14वें दिन ओवुलेशन हुआ, और ओवुलेशन में फिर ये 12-14 दिन का इंतजार होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन से करीब 7-8 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक अगर निषेचन की क्रिया हो गई, स्पर्म का एक्सपोजर हो गया ओवम के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, निषेचित अंडा बन जाएगा। निषेचित अंडा बन जाएगा तब तो वो जाकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन बाय द वे निषेचन नहीं हुआ, ये कम से कम 8वीं-10वीं बार बता रहा हूं आपको मैं, निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो जाएगा, और ये जो एंडोमेट्रियम है इसके ब्रेकडाउन से ऐसा होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो गल करके लिक्विड स्टेट में डिस्चार्ज हो जाते हैं, और ये तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। तो इसमें देखिए ये दिस इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। मेरे ख्याल से ये सारा का सारा जो रेगुलेशन होता है ना ओवेरियन या पिट्यूटरी हार्मोन से, सबसे पहले तो क्या होता है कि LH और FH का लेवल पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है कि LH ये FSH बढ़ने के कारण जो फॉलिकल हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, और फॉलिकल मैच्योर होकर के एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल स्रावित करते हैं। जब वो पीक पे होते हैं 14वें दिन पर, तब क्या होता है कि वहाँ ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, और ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना कहलाता है ओवुलेटरी फेज। मतलब ये फॉलिकल के निर्माण से लेकर के ओवुलेशन की क्रिया, अंडोत्सर्ग तक की क्रिया ओवुलेटरी साइकिल है, ओवुलेटरी फेज है। फिर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम में बदलता है, बता चुके हम आपको, और उससे क्या सीक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके क्या हो जाएगा, वो कॉर्पस एल्बुकेंस बन जाएगा। पहली चीज ये ओवरी में तो वो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बुकेंस बन जाएगा, और दूसरा एंडोमेट्रियम का डिजेनरेशन हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, उसके बाद न्यू साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये, और होता क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्त्रियों में, मानव स्त्रियों में क्या होता है, 50 साल की एज तक रहता है, उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जिसको हम रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं। इसको रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं। रजो, इसको ऋतु चक्र के साथ रजो चक्र भी बोलते हैं। तो देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये GnRH या LHR क्या कहते हैं, LHRH है ना, ये सीक्रेट हुआ, ये यहाँ से 2 हार्मोन सीक्रेट हुए एंटीरियर पिट्यूटरी से, FSH से, ये जो ब्लू वाली लाइन है FSH का काम कर रहा है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है, जिनको हम ओगोनिया बोलते हैं, उस पर काम किया, उसको क्या किया, प्राइमरी फॉलिकल बनाया पहले, फिर प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल जो बना, अब यहाँ देखिए कि क्या है कि इस जगह पर जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये जो सेल की जो लाइनिंग है ना, जो जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये जो सेल की लाइनिंग है, इसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, यहाँ से एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल का निर्माण होता है। ये ग्रेनुलोसा सेल यहाँ भी है, इससे निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला जो लेयर है ना, ये वाला लेयर, ये वाला जो लेयर, इसको हम कहते हैं थीका सेल्स। इसको हम बताएंगे क्या फंक्शन है। तो क्या हुआ, अंडोत्सर्ग की क्रिया। अब यहाँ देखिए कि LH जो है उसका काम क्या था, LH एक्ट करता है किस पर, LH पहले एक्ट नहीं कर रहा था, ये सेकेंडरी फॉलिकल के बाद, इसको जब ग्राफियन बन गया, ग्राफियन के बाद ये ओवुलेशन में काम आता है। तो पहला काम तो ये कराता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया कराता है, कौन, LH। फिर ये क्या करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम पे जाके एक्ट करता है। जब मैच्योर फॉलिकल में से अंडा निकल गया तो वो क्या बदल जाएगा, वो बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का स्राव होता है। तो ये जो क्रिया थी कि एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेकर के कॉर्पस ल्यूटियम बनने तक की क्रिया, या कॉर्पस एल्बिकैंस बनने की क्रिया,
ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो थी ये थी ओवेरियन साइकिल, ये हम बता चुके आपको। ये अंडाशय चक्र था। अब हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो देखिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले दीवार इतनी थिक थी, फिर क्या हुआ कि उसमें क्षरण हुआ, लयन हुआ, डिजेनरेशन हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, जिससे ये ब्लड वेसल सारे के सारे डिजेनरेट होकर के, और अब यूट्रस की जो दीवार है, जो एंडोमेट्रियम है, उसकी थिकनेस बस इतनी है। ये मेंस्ट्रुएशन के पश्चात रजोस्राव के बाद या ऋतुस्राव के बाद उसकी थिकनिंग इतनी रह गई। फिर अब होता है इसमें प्रोलिफरेटिव फेज। ये कौन किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, किसके प्रभाव में हो रहा है? ये हो रहा है एस्ट्रोजन के प्रभाव, प्रोलिफरेटिव फेज। फिर उसके बाद सिक्रीटरी फेज, है ना। अब यहाँ पर आकर के ये फुल मैच्योर हो गया। नाउ इट इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के रोपण के लिए तैयार है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब यहाँ एम्ब्रियो का रोपण हो जाएगा, फिर ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये दीवार गलने लगती है, इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जो डिफरेंट हार्मोन्स के लेवल हैं वो देखिए, वो क्या है कि सबसे पहले जो FSH है, ये इसी के साथ साथ आप देखिए इसको, ठीक है ना, इसी के साथ साथ। मतलब अगर ये डे 0 था, या सपोज करो डे 4 है, तो यहां से इसको आप कंटिन्यू कीजिए। डे 4 पे FSH का लेवल नॉर्मल था। फिर क्या हुआ कि FSH का लेवल बढ़ा, LH का लेवल, ये उल्टा है, ऐसे गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तो अब ये एक चीज तो गौर करने वाली है कि जो 14वां दिन होता है वहां पर FSH और LH अपने पीक पर होता है। एस्ट्रोजन इससे जस्ट पहले 12वें दिन अपने पीक पे होता है, ठीक है। और फिर इसका लेवल घटने लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर गर्भावस्था ठहर गई तो फिर क्या होगा? फिर ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, उसे अगर गर्भावस्था नहीं है तब तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी नीचे ही रह जाएगा। ये जो आप देख रहे हो लेवल, ये तभी होगा जब गर्भावस्था हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन का जो ये लेवल है तभी होगा व्हेन द प्रेगनेंसी, ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी इज देयर, मतलब गर्भावस्था शुरू हो गई, गर्भ रह गया, ठीक है। फिर तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, और ये जो बढ़ेगा तो बढ़ने के पश्चात ये मेंटेन ही रह जाएगा। सॉरी, ऊपर चला गया ग्राफ। ये मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए गर्भावस्था है तो एक बार बढ़ने के पश्चात ये फिर मेंटेन रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या कहते हैं, गर्भाधान नहीं हुआ, उस समय गर्भ नहीं ठहरा, तो फिर इसका लेवल फिर नीचे चला जाएगा। तो यही चीज यहाँ दिखाई गई है ना। जो LH का लेवल है, देखिए एक सेकंड, ये LH का लेवल है ना, FSH का लेवल, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फिर ओव्यूलेशन हुआ। ये ओवेरियन साइकिल है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे, फिर ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने ग्राफियन फॉलिकल बना, ओव्यूलेशन हो गया, फिर कॉर्पस। ये ओवेरियन साइकिल। और ये ब्लड में एस्ट्रोजन का यानी लेवल है। ये ठीक 14वें दिन से पहले 12वें दिन पीक पे आता है। और ये एस्ट्रोजन क्या करता है? ये प्रिपेयर द यूटेराइन वॉल, ये हम कई बार बता चुके हैं। फिर ये जो क्रिया है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया है। तो आप इससे पहले वाला जो हमने आपको ग्राफ बताया था, ये ग्राफ, और पहले जो 2 स्लाइडें मैंने आपको कही थी जिसमें पाथवे बना हुआ था हार्मोन का, ये 3 स्लाइडें अगर आप याद कर लो तो ये चैप्टर समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ये हम बता चुके हैं मेरे ख्याल से, इसको मैं स्किप कर जाता हूँ। सेम थिंग हियर, ओवेरियन साइकिल, फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया या कॉर्पस अल्बिकस बना। बॉडी टेम्परेचर, एक्चुअली फीमेल कब रिसेप्टिव होती है गर्भ धारण करने के लिए, और उसके हिसाब से अगर मान लीजिए फर्टिलिटी डॉक्टर जब सलाह देता है तो क्या कहता है कि आप अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक कीजिए। ओव्यूलेशन के पश्चात क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर करीब 10 दिन तक, जब तक कि फीमेल रिसेप्टिव होती है, फीमेल का जो अंडाणु होता है रिसेप्टिव होता है फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए जब शरीर तैयार है, अंडाणु एक परिपक्व अंडाणु शरीर में बना हुआ है, ये करीब 8-10 दिन का टाइम होता है। और उस दौरान जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है मतलब फीमेल इज रिसेप्टिव फॉर
द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड बियरिंग अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये बॉडी टेम्परेचर ही बढ़ता है। उसके बाद बाकी ये ग्राफ हम आपको बता चुके, ये सारी क्रिया हम बता चुके पहले। फेजेज ऑफ ओवेरियन साइकिल, ये देखिए ये ओवरी है, ये देखिए ग्राफियन फॉलिक्यूल है, इसमें से ये मैच्योर होके चला गया है ना, फॉलिक्यूल, ये सब बता चुके। हाँ, एक बात और जो यहाँ पर मैं स्पेशली स्लाइड इसलिए लगाया, मैं सिर्फ इस पॉइंट के लिए मैंने स्लाइड लगाया कि हमने ये तो देख लिया कि इसका ये ग्रेनुलोसा सेल है ना, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल है ना, ये जो मैं कर रहा हूं। और ये बाहर वाला क्या है, ये थीका सेल। तो ग्रेनुलोसा सेल का फंक्शन तो हमने देख लिया कि वो एफएसएच रिलीज करता है। जो थीका सेल्स है वो क्या करता है, वो एंड्रोस्टेडियोन बनाता है जो आगे चल करके एस्ट्राडियोल बनाएगा, जिसको हम E2 कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। और ये जो है एंड्रोस्टेडियोन बना करके ये ट्रांसफर कर देता है किसको, मतलब ये जो एस्ट्रोजन है इसके बनने की क्रिया थीका सेल से शुरू हो जाती है, फिर ये ग्रेनुलोसा सेल तक चला जाता है यहाँ से, है ना, ये ग्रेनुलोसा सेल तक चला गया। और उसके बाद वहां पर एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंड्रोस्टेडियोन एस्ट्राडियोल में परिवर्तित कर जाता है। ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, इनिविन सिक्रीट करता है, और बाकी सारी चीजें हम आपको समझा चुके। ठीक है, चलिए, तो ये ल्यूटियल फेज है, प्री ओवुलेटरी फेज है, जिसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। LH जो है स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, मतलब ग्राफियन फॉलिक्यूल बन गया, बनने के बाद वो जो फेज होता है वो ल्यूटियल फेज कहलाता है, जब LH कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है और फॉलिक्यूल रप्चर होता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फिर क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बनाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर के, है ना, यहां से लेकर के यहां तक का जो फेज होता है उसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। उससे पहले पुराना फेज जो था ये फॉलिकुलर फेज था, और यहां से यहां तक का ये ल्यूटियल फेज है। ठीक है, क्या हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। हाँ, तो सबसे पहले उसमें तो एक आपने देखा फॉलिक्यूल फेज था और ल्यूटियल फेज था, ये ओवेरियन साइकिल में। यूटेराइन साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज है। जब शुरू में मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम करीब 4 से 10 मिलीमीटर थिक हो जाता है। फिर आगे कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि थिकनिंग को और बढ़ा देता है, ये 12 से 18 मिलीमीटर हो जाता है। और वहां पर एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हो जाते हैं जो कुछ यूटेराइन मिल्क जैसा एक पदार्थ स्रावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंसेस होता है, ऋतुस्राव होता है जो वेजाइनल योनि से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये मेंस्ट्रुएशन था, ये प्रोलिफरेटिव फेज है, ये सेक्रेटरी फेज है, फिर ये मेंस्ट्रुएशन हो गया। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके। ये पूरा समरी है, और ये समरी हम आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली एक ये डायग्राम आपको याद रखना है, या ऐसा कोई भी डायग्राम जो 2-3 मैंने लगाए हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो LH को इनहिबिट कर देता है, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है, और फिर एंडोमेट्रियम खत्म हो जाता है, ये अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर कहानी वही से शुरू होती है। एस्ट्रोजन और इनहिबिन सिक्रीट होता है, GnRH और FSH, और ये भी क्या आता है, नेक्स्ट साइकिल के पहले ये FSH और LH थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाते हैं। फिर जब नए सिरे से फिर ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो वो